हेलो एवरीवन। लास्ट टर्म जो था मैंने कहा था कि मैं आज पार्ट 2 बैक्टीरिया माइक्रोबायोलॉजी में मैंने लास्ट प्रीवियस वाले में इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री बताया था मैंने, और आज मैंने कहा था बैक्टीरियोलॉजी पहले शुरू करूँगा। तो जो टर्म है, जो आज का जो सेक्शन होगा वो बैक्टीरियोलॉजी पे बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, यानी जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान। अच्छा, कई लोगों ने पूछा कि ये क्या क्लास 12th के लिए ही बना रहे हैं या किसके लिए बना रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं, तो माइक्रोबायोलॉजी जो है 12th से लेकर MBBS तक की पढ़ाई में है। तो मैं सब कुछ इंक्लूड करूंगा, मैं बताता जाऊंगा कि कहाँ पे कैसे कितना रुकना है किस क्लास के लिए। तो जो 12th वाले होंगे उनके लिए बता दूंगा, जो पैरामेडिकल के हैं उनको भी बता दूंगा, और जो MBBS के स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी है। इसमें सबके लिए इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में लगभग चीज़ें सेम है। 12th वालों से क्या हटेगा, तो कल्चर, स्टेनिंग और बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन ये हट जाएगा, जो कि मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मेंशन कर दूंगा। अभी फिलहाल कॉमन है तो अभी सब कोई देख सकता है, और वीडियो को लास्ट तक देखो तो अच्छे से समझ में आएगा। ये नहीं कि 2 मिनट का देख के चले गए तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लास्ट तक जाने से कई चीज़ें डाउट होंगी जो क्लियर होंगी, कई चीज़ में नई चीज़ बताता हूँ और बहुत चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड करता जाऊँगा। तो ऐसा नहीं कि आप आए चैनल पर थोड़ा सा देखें वीडियो को, उसका चल दिए, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा ना ही देखो तो बेटर है। तो अब देखो बैक्टीरियोलॉजी पॉइंट वाइज आज बहुत स्ट्रेट बताने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑब्जर्व बाई, फर्स्ट इसको अगर कहा जाए फर्स्ट observed by Antony von Leeuwenhoek in 1683-84, ठीक है। पहली बार देखा था, मैंने बता दिया था इसको पहले भी। फर्मेंटेशन मेथड ये सब पास्चराइज वो सब बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में, तो उसको फिर से बता करके समय बर्बाद नहीं करेंगे। अगर जिसको डाउट हो तो पहले वाला देख लेगा, पहला सेक्शन, तो आसानी समझ जाएगा। दूसरी चीज़, कैरोलस लिनियस ने, जिन्होंने किंगडम क्लासिफिकेशन, जिनका बहुत बड़ा नाम आता है बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर में, तो उन्होंने इसको वर्मीज जीनस में रखा, ठीक है। तो वॉज केप्ट इन जीनस वर्मीज बाय कैरोलस लीनियस इन 1758 में कैरोलस लीनियस ने जो क्या किया कि वर्मीज में रख दिया। जीनस क्या रखा है इसको, वर्मीज, ठीक है। कि हालांकि बाद में इसको बदला गया था, फिर भी तो उस टाइम तक तो यही था। जो बैक्टीरिया शब्द यूज़ किया था, क्योंकि इन लोगों ने बता तो दिया था बट माइन्यूट ऑर्गेनिज्म, माइन्यूट एनिमल कह के छोड़ दिए थे। तो टर्म बैक्टीरिया वॉज गिवन बाय, किसने दिया, तो एरनबर्ग ने, एरनबर्ग, ठीक है। टर्म बैक्टीरिया किसने दिया, एरनबर्ग ने दिया था। कब दिया, 1829 में, ठीक है। इसके बाद लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, इन सब का नाम आता है, तो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए बार बार नहीं बताऊँ, कोई फ़ायदा नहीं, फालतू समय बर्बाद होगा। तो बेसिकली समझ लो कि बाद में रॉबर्ट कोच ने एंथ्रैक्स, टीबी, कॉलरा, इन सब के बैक्टीरिया को खोजा। पास्चर ने पास्चराइजेशन मेथड दिया, उसके बाद उन्होंने बताया कि फर्मेंटेशन क्या होता है, पास्चर ने सिद्ध किया। उसके बाद मैंने बताया था कि एंटीसेप्टिक टेक्निक जो आई थी जोसेफ लेस्टर ने दिया था, कि भाई घाव को अगर हम धो दे, साफ कर, दो चीज़ें होती है, एसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, दो चीज़ें होती है। एंटीसेप्टिक कल्चर जो थियोरी दिया था इन्होंने, जोसेफ लेस्टर ने दिया था। एक चीज़ जो था कि फर्स्ट एंटीबायोटिक जो था, फर्स्ट एंटीबायोटिक, इसको किसने खोजा था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो आप पूरा ही नाम लिख देते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको खोजा था। गलती से खोजा था, पेनिसिलियम फंगस से खोजा था। और पहला जो एंटीबायोटिक था, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा था, तो पेनिसिलिन था।
ठीक है। गलती से खोज क्या हुई थी कि ये अपने लैब में काम कर रहे थे, कल्चर करा रहे थे तो इन्होंने देखा ये कुछ समय के लिए कहीं चले गए, तो इनके घर में एक पालतू बिल्ली थी जिसने क्या किया कि वो फंगस का कल्चर था और बैक्टीरिया कल्चर था, तो वो खेलने कूदने में उसको गिरा दिया उसने उस सॉल्यूशन को। तो जब वापस आए तो इन्होंने देखा कि जितने दूर में फंगस जो पेनिसिलियम फंगस था वो ग्रो किया, उतनी दूर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया। तो इनको ये बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर से इन्होंने, वो तो गलती से हुआ था बट अब इन्होंने जानबूझ के उस एक्सपेरिमेंट को फिर से किया और इन्होंने देखा कि जो फंगस पेनिसिलियम है वो बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं दे रहा है। तो उसमें से फिर इन्होंने उसको एक्सट्रैक्ट किया तो मालूम चला उसमें पेनिसिलिन निकाला और फर्स्ट एंटीबायोटिक जो था वो पेनिसिलिन था जिसको खोजा गया था। ठीक है, तो ये जीवाणु विज्ञान का एक छोटा सा इतिहास है। अब बात करते हैं जीवाणुओं के साइज की। तो जीवाणु जो होते हैं ना, ये बेसिकली क्या है, तो प्रोकैरियोट है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो दीज आर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होता है पता ही होगा, दो शब्द से मिला है, प्रो और कैरियन, मतलब जिसमें प्राथमिक न्यूक्लियस या केंद्रक होगा वो प्रोकैरियोट कहलाएंगे, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा उनको यूकैरियोट कहा गया। तो अभी हम स्ट्रक्चर जब बताएंगे, इसका सेलुलर स्ट्रक्चर बताएंगे तब सेलुलर स्ट्रक्चर पे इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के होने पे। तो ये प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है बहुत माइन्यूट होती है। तो बैक्टीरिया का जो साइज होता है ना वो 2 to 5 माइक्रोन है। जो लेंथ है, लेंथ वो कितनी, 2 to 5 माइक्रोन। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 to power -6 मीटर। और ये जो मैक्सिमम जाता है कितना हो सकता है, तो अगर 60 माइक्रोन, तो कुछ बैक्टीरिया देखेंगे जिनकी लंबाई 60 माइक्रोन तक है। इनका जो हैबिटेट है ओमनी प्रेजेंट है, ये सर्वव्यापी। ठीक है, ऑन एन एवरेज जो बैक्टीरिया होता है वो 18 से 40 डिग्री तक ग्रो करता है। ठीक है, इतना सर्वाइव करता है। मगर कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी पाए जाते हैं और मैक्सिमम 94 तक चले जाते हैं, 78 तक तो देखा गया था, जिसको बहुत ही कॉमन है थर्मोफिलस एक्वेटिकस, जिसका टैग पॉलीमरेज इस्तेमाल करते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो 0 to 78 डिग्री सेल्सियस तक देखा गया कि सर्वाइव कर जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमको और में सल्फर बैक्टीरिया जो वोल्केनो जो होते हैं उनके आसपास जो क्रेटर थोड़ी जो नदियाँ या झील बन जाती छोटी छोटी, उसके अंदर पाया जाता है सल्फर बैक्टीरिया, जो कि बहुत ज़ेबेजियाटोआ, ये बहुत हाई टेम्परेचर पर जिंदा रहने की क्षमता इसमें पाई जाती है। तो ये इसका हैबिटेट हो गया। अब हम बात करेंगे इस क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन के इसके कई मेथड्स हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के कई मेथड्स हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन मेथड है वो इसके एक तो हम इसको कहते हैं शेप पे कि इसका आकार कैसा है, और दूसरा इसके पास फ्लैजला है कि नहीं। ठीक है, तो ये इसका दो कॉमन है। अदरवाइज इसका हम न्यूट्रिशन के आधार पे कर सकते हैं, हैबिटेट के आधार पे करते हैं। जैसे न्यूट्रिशन के आधार पे तो किस तरह का है, अगर पैरासाइटिक बिहेवियर है या ऑटोट्रॉपिक बिहेवियर है, सेप्रोफिटिक बिहेवियर है, किस तरह का है, तो उसके आधार पर बढ़ जाता है। तो हालांकि न्यूट्रिशन में पढ़ना होता है इसलिए उसको क्लासिफिकेशन का मोड नहीं करते। हैबिटेट वाले में टेम्परेचर पे है। कुछ हेलोफाइल्स होते हैं, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ही खारे पानी में जिंदा रह सके, हेलोफाइल्स से कहलाते हैं। कुछ जो एसिडोफिलिक होते हैं, जो एकदम एसिडिक बिहेवियर यानी जो पीएच हो उसमें जिंदा रह सकते हैं। कुछ थर्मोफाइल्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे जिंदा रह सकते हैं। तो उनका अलग अलग क्लासिफिकेशन का मेथड है, जो एमबीबीएस और इन सब में तो उतना एमबीबीएस में भी नहीं है, एक्चुअली एमडी में है, जो या तो एमडी माइक्रोबायोलॉजी से कर रहा हो या माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी और रिसर्च कर रहा हूँ, उसमें ज़्यादा स्टडी के लिए। तो मैं एक अलग से वीडियो उसके लिए बना दूँगा, क्लासिफिकेशन का 5-10 मिनट का रहेगा, वो बहुत हैवी नहीं होता। तो बेसिक जो क्लासिफिकेशन पढ़ना है, जो 12th में भी है, पैरामेडिकल में भी है, नर्सिंग में भी आएगा, एमबीबीएस तक भी काम आ जाता है, तो मैं उसको बता देता हूँ। तो पहला जो मेथड है वह ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, तो
देखो बहुत सिंपल टेक्निक से बताएंगे। पहला है स्फेरिकल, ठीक है, पहला स्फेरिकल यानी गोल। तो अगर ये ऐसे दिखे, ठीक है, तो इसको कहते हैं माइक्रोकोकस या मोनोकोकस। ये क्या कहलाएगा? माइक्रोकोकस। अगर ये ऐसे दो दिखे साथ में तो ये कहलाएगा डिप्लोकोकस, ठीक है, क्या कहलाएगा? डिप्लोकोकस। अगर ये ऐसे दिखाई दे तो ये कहलाएगा स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक, क्या कहलाएगा? स्ट्रेप्टोकोकस। अगर यही रैंडम दिखाई दे मगर एक साथ दिखाई दे तो कहलाएगा स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। और अगर ये ऐसे चार के सेट में दिखाई दे तो इसको कहते हैं टेट्राड, हिंदी में कहते हैं चतुष्क। और अगर ये चार के बजाय 16, 64 ऐसे दिखाई दे तो इसको कहते हैं सरसीनी, क्या कहते हैं? सरसीनी। फिर जो दूसरा है वो है इसका आधार बैसिलस या रॉड शेप, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहोगे? तो बैसिलस, ठीक, इंग्लिश में क्या कहोगे? बैसिलस। तो उसको थोड़ी जगह बना ले ताकि हमको अच्छे से मिले, ठीक है। तो दूसरा क्या कहलाएगा? बैसिलस या रॉड शेप। तो अगर ये हमको ऐसे दिखाई दे तो कहलाएगा मोनोबैसिलस, क्या कहलाएगा? ये मोनोबैसिलस। अगर ये ऐसे दिखाई दे तो कहलाएगा डिप्लोबैसिलस। सिंपल, डिप्लो मतलब दो, ठीक। अगर यही हमको ऐसे दिखाई दे तो क्या कहलाएगा? स्ट्रेप्टोबैसिलस। सिंपल सी बात है, क्या कहलाएगा? स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक। और स्टेफाइलोबैसिलस की बहुत कम स्पीसीज है और ये टेट्राड सरसिनी से बनता है, ठीक। अब इसके बाद एक आता है जो रॉड शेप्ड भी ना हो और स्फेरिकल भी ना हो, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देता है, इसको कहते हैं कोकोबैसिलस। ठीक है, ये रॉड भी नहीं है और गोल भी नहीं है, ये कहलाएगा कोकोबैसिलस। फिर इसके बाद जो तीसरा सेक्शन और चौथा सेक्शन कहते हैं हम लोग बच जाता है, वो है स्पाइरल, तीसरा हो गया स्पाइरिलियम और चौथा होता है कॉमा। ठीक है, जैसे विब्रियो कॉलरी इसका एग्जांपल है, विब्रियो कॉलरी। तो स्पाइरलियम कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा, और कॉमा जो है ऐसा। ठीक है, तो ये इस तरह से दिखाई देता है, बहुत सिंपल सा। तो अगर ये गोल दिखेगा तो कोकस एक है, तो मोनोकोकस दो है, डिप्लोकोकस एग्जाम्पल डिप्लोकोकस निमोनी। अगर एक दूसरे के पीछे लगे हुए दिख रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिसाई या लैक्टेसी, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, टेट्राड और सरसिनी। इस तरह बैसिलस में मोनोबैसिलस,
डिप्लोबैसिलस, ट्रिप्टोबैसिलस, कोकोबैसिलस, ये इसके स्ट्रक्चर के टर्म थे। ये हो गया पहला मेथड ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कि उसका आकार कैसा दिख रहा है। यहाँ तक आई होप समझ में आया। अगर नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में देखे जरूर पूछना क्या डाउट रह गया, ठीक है। जो भी डाउट होगा वो पूछ लेना, कोई ऐसा है नहीं, नेक्स्ट टाइम पे हम उसको क्लियर कर देंगे जो भी डाउट हो, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मोस्ट इजी तरीके से बता सकूँ। अब ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर से पूंछ निकली होती है तो उसको फ्लैजेला कहते हैं। तो इस फ्लैजेला के बेसिस पे हम कैसे बांटेंगे, अब इसको देखना है। तो बेसिक सा स्ट्रक्चर है कि अगर हम बांट लें, ठीक है, तो ध्यान दो, अगर ये बैसिलस है इस तरह कोई भी स्ट्रक्चर और इसमें कुछ भी ना हो, तो फ्लैजेला को एक और शब्द यूज करते हैं, ट्राइकस या ट्राइकोम। फ्लैजेला के लिए कौन सा यूज करोगे, ट्राइकोम। तो अगर इसमें कोई फ्लैजेला ना हो, ठीक है, तो कहलाएगा ए ट्राइकस। क्या कहलाएगा, ए ट्राइकस। अगर कोई भी फ्लैजेला ना हो तो क्या कहलाएगा, ए ट्राइकस। बहुत इजी एग्जांपल, पास्चुरेला, ठीक। अब देखो, अगर बात करें एक किसका स्ट्रक्चर हो और एक फ्लैजेला हो, ठीक है, एक फ्लैजेला कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी हो रहा, बस एक फ्लैजेला हो रहा हो, तब क्या कहोगे, मोनो, ठीक है। इसको क्या नाम दोगे, मोनो ट्राइकस। क्या नाम दोगे, मोनो ट्राइकस। क्यों, क्योंकि एक ही फ्लैजेला, ठीक है, सिंगल। बहुत इजी एग्जांपल इसका जानना चाहो तो स्यूडोमोनास सबसे कॉमन एग्जांपल है। इसका एग्जांपल में क्या देखो, स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस, ये सब क्या है इसके एग्जांपल, बहुत सिंपल से। स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस इसके एग्जांपल हो गए, ठीक है। अगर यही चीज हो जाए कि ऐसे बना तो है लेकिन किसी एक साइड में हो, ढेर सारे हो, एक ही साइड में हो, वह कैसे हो, ढेर सारे हो, तब इसको क्या कहोगे, लोफोट्राइकस। क्या कहोगे इसको, लोफोट्राइकस। बहुत सिंपल सा नाम है, लोफोट्राइकस, आसानी से याद होगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है विब्रियो, विब्रियो कॉलरी वाला भी बताए थे, विब्रियो इसका एग्जाम्पल, ठीक। एट्राइकस कोई भी नहीं, मोनोट्राइकस सिंगल, एक ही तरफ गुच्छा है तो लोफोट्राइकस। अगर इसकी बॉडी में एक ऊपर एक नीचे हो, क्या हो, एक ऊपर एक नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में, तब इसको क्या नाम दोगे, तब कहेंगे हम लोग इसको एम्फीट्राइकस। क्या नाम देंगे, एम्फीट्राइकस, ठीक है। तब इसको क्या नाम दिया जाएगा, एम्फीट्राइकस। इसका एग्जांपल नाइट्रोसोमोनास, बहुत कॉमन है, इसको हम लोग यूज करते हैं, पूछता भी है ये, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। और अगर यही जो फ्लैजेला है पूरी बॉडी पे हो, ठीक है, ये बॉडी है ऐसे पूरे बॉडी पे हो, तब इसको नाम देते हैं पेरीट्राइकस। तब क्या नाम देते हैं, पेरीट्राइकस, ठीक है। अगर पूरी बॉडी पे हो तो क्या नाम दोगे, पेरीट्राइकस। और सबसे इजी एग्जांपल है एस्केरिशिया कोलाई या ई कोलाई बैक्टीरिया, सबसे इजी एग्जांपल है, ठीक है। और इसका दूसरा एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम। तो इजी एग्जांपल से याद करने का सिंपल तरीका कि अगर एक बॉडी हो, ठीक है, कोई भी इसमें फ्लैजेला नहीं है, एट्राइकस, एक फ्लैजेला, अगर एक फ्लैजेला है तो मोनोट्राइकस, ऊपर नीचे है तो एम्फीट्राइकस, एक साइड पूरा गुच्छा बना हुआ है तो लोफोट्राइकस, ठीक है। और अगर चारों तरफ बने हुए हैं पेरीट्राइकस, ठीक।
एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस। शॉर्टकट तरीका ये अपने अंगूठे से या हाथों से याद करने का तरीका कि दिमाग बिठा लेना। एट्राइकस कुछ भी फ्लैजला नहीं, मोनोट्राइकस एक फ्लैजला ऊपर निकला हुआ है, ठीक है, झुंड की तरह निकला है। लोफोट्राइकस, ये एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस, ठीक, याद रहेगा। कुछ भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि हम ही बताएंगे तो याद करना है। ब्रह्मा कोई लकीर नहीं खींचा कि भाई ब्रह्मा का है तो उसे वैसे ही याद किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अपने हिसाब से जो तुमको सही लगता है, जिस तरह से तुम याद कर सकते हो करो। अब बात करेंगे हम लोग, ये क्लासिफिकेशन हो गया। बाकी क्लासिफिकेशन में जितनी भी चीज़ें हैं बैक्टीरिया के और इन सब के स्ट्रक्चर में, तो ये इसके दो मेजर तरीके थे जिससे हम लोग बैक्टीरिया को बांटते हैं। अब बात करते हैं इसके सेल की। तो बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। तो थोड़ा हम पहले प्रोकैरियोटिक सेल को समझ लें। देखो, जब इवोल्यूशन हो रहा था तो धरती का निर्माण जैसे जैसे हुआ, तो धरती एक धकता आग का गोला थी, सबको पता है। फिर उस पर बरसात हुई, ठंडी हुआ, बारिश हुई, फिर मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिलके बनाते थे। ऑक्सीजन उस समय नहीं थी। तो स्टैनले मिलर का प्रयोग है और इसी को ओपेरिनवाद कहते हैं। एआई ओपेरिन ने इसको एक्सप्लेन किया था और ओपेरिनवाद का ही जो एक्सप्लेनेशन था एक्सपेरिमेंटल, वो स्टैनले मिलर ने किया था। इसके बाद उसमें फिर कोएसरवेट्स बने थे, फिर उसका सेल बनी। तो जो पहले सेल बने वो कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया थे जो केमिकल से लेते थे। बाद में उन्हें फोटोट्रॉपिज्म आया, फिर वो पैरासिटिज्म, ये सब सीखते हैं। तो बैक्टीरिया जो पहला सेल बना वो प्रोकैरियोटिक हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनका स्ट्रक्चर प्राइमरी हो, न्यूक्लियस नहीं होगा, सिर्फ एक न्यूक्लियोइड पाया जाता है। राइबोसोम रहता है तो 70S टाइप का राइबोसोम होता है। ये सब बताएंगे, अभी खाली वर्बल बता रहे हैं। 70S टाइप का राइबोसोम होता है। फिर इसके बाद इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होती है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है। और सेल वॉल पाया भी जाएगा तो या तो माइकोलिक एसिड का पाया जाएगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बाउंड्री वॉल पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, प्लास्टिड, ये सब इनके अंदर नहीं पाए जाते। सिंपल, जितनी भी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है वो इनमें नहीं पाए जाते। बेसिक से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिससे थोड़ा बहुत काम चल जाए। इसमें डीएनए पाया जा सकता है या पाया जाता है, कभी कभी होता है एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है। मतलब एक तो सेलुलर डीएनए होता है, फिर उसके बाद भी होता है जो प्लाज्मिड बना रहता है। तो ये इसका सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके लिए बताऊंगा कि माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया का सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है। आज तो हो गया कि मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल से। मैंने देखा है कि कई लोग पूरी वीडियो नहीं देख रहे, तो मैंने उसको शॉर्ट में रखा, छोटा छोटा बनाऊँ, कम से कम देख तो लोगे, ऐसा नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि जो भी डाउट हो रहा हो पूछो, बेधड़क पूछो, ठीक है।